बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का लेक्चर नंबर 45 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम तीसरी टाइप पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर की। इससे पहले भी हमने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले जो कन्वर्टर हैं उनकी दो टाइप्स पढ़ी थी, एक थी फ्लैश कन्वर्टर और एक थी डुअल स्लोप AD कन्वर्टर। अब हम यहाँ पे तीसरी टाइप पढ़ेंगे सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, और दोस्तों ये जो तीसरी टाइप है ना सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन, ये हमारी जो दूसरी टाइप है ना डुअल स्लोप, उससे थोड़ा फास्टर काम करती है, लेकिन जो फर्स्ट टाइप थी फ्लैश कन्वर्टर उससे ये स्लोवर जो है वो वर्क करती है। अब यहाँ पे हमारे पास सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल का सर्किट दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर हम 4 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे। मतलब इसमें 4 बिट हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा जिसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो है सर्किट के अंदर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा हुआ है। ये हमारे पास सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर यूज़ हो रहा है। उसके बाद ये हमारे पास कंपैरेटर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब इस कंपैरेटर का जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह की होगी कि अगर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग इनपुट के ऊपर अगर जो वैल्यू आएगी अगर वो लेस होगी इस इनपुट सिग्नल की वैल्यू से, तो फिर आपके पास यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 होगी। अगर आपके पास जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू आती है 4, और यहाँ पे जो आप इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हो, ये इनपुट सिग्नल बेसिकली वो सिग्नल है जो आपके एनालॉग सिग्नल होगा, जिसको मतलब आपने डिजिटल में कन्वर्ट करना है। तो मान लो मैंने जो जिस इनपुट सिग्नल को कन्वर्ट करना है डिजिटल के अंदर, वो मेरा एनालॉग सिग्नल है 5.2 का। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा, ये कंपैरेटर जो है वो आउटपुट आपको 1 तब देगा जब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो लेस होगी इस इनपुट सिग्नल की वैल्यू से। तो यहाँ पे देखें जैसे 4 है और ये 5.2 है, तो 4 जो है वो लेस होता है 5.2 से, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट आएगी 1। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू होती है 8, तो अब 8 जो है वो 5.2 से ग्रेटर होता है, लिहाजा यहाँ पे आउटपुट आनी थी 0। तो ये कंपैरेटर जो है वो इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनालॉग सिग्नल हमने कन्वर्ट करना है वो है 5.2 का सिग्नल, जिसको हमने डिजिटल में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 बिट की एक एन डिजिटल वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करेंगे। उस डिजिटल वैल्यू को ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है ये उसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास फर्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना उसको 1 कर देंगे, बाकी सबको 0 0 0 कर देंगे। तो ये बेसिकली कम्बिनेशन है एक, जो आपने अपनी तरफ से प्रोवाइड करना है। बेसिकली ना हमें हमें यहाँ पे चाहिए एक वैल्यू, एक हमें चाहिए एक एनालॉग वैल्यू, क्योंकि उस एनालॉग वैल्यू की बेस पर हमारा ये कंपैरेटर जो है वो वर्क करेगा। लिहाजा वो एनालॉग वैल्यू कहाँ से आएगी, वो हम यहाँ से अपनी तरफ से एक जो है वो इस मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को एक भेजेंगे कंपैरिजन, कंपैरिजन ही वो जो है ना वो क्या उसे कहते हैं यार, कोई भी एक मतलब रैंडम वैल्यू भेजेंगे। ठीक है, वो रैंडम वैल्यू को ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन, हाँ कॉम्बिनेशन मेरे ध्यान से निकल गया था कॉम्बिनेशन। तो ये एक रैंडम कॉम्बिनेशन हम जो है वो भेजेंगे, और इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करेगा। तो ये देखें ये एक डिजिटल वैल्यू है 1 0 0 0। अब मुझे ये बताएं, ये जब 1 0 0 0 इस डिजिटल कन्वर्टर को मिलेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को मिलेगा, तो ये इसकी कौन सी एनालॉग वैल्यू जनरेट करेगा, 8। 8 क्यों जनरेट करेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो वैल्यू ना 1000 ये बेसिकली 8 की बाइनरी होती है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू जनरेट होगी एनालॉग की वो 8 होगी। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये दोस्तों 8 वैल्यू यहाँ पर इस कंपैरेटर को मिलेगी तो ये 8 यहाँ पे मिला। अब मुझे बताइए जो 8 है ये 5.2 से गया ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट होगी वो होगी 0। इसका मतलब है यहाँ पे हमने जो कॉम्बिनेशन यूज़ किया है वो करेक्ट नहीं है। हम इस कॉम्बिनेशन को अब चेंज करेंगे। तो कॉम्बिनेशन को जब मैं चेंज करूँगा तो मैं ये इस फर्स्ट बिट को 0 कर दूंगा, सेकंड बिट को 1 कर दूंगा, और नेक्स्ट जो है 0 0 रहने दूंगा। अब मैं देखता हूँ क्या ये जो कॉम्बिनेशन है क्या ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे अब वैल्यू भेजी है 1 0 1 0 0, मतलब ये 100 है। तो ये बेसिकली 4 की बाइनरी है, इसकी बाइनरी है 4 की बाइनरी है, 0 100 जो है वो 4 की बाइनरी होती है। अब ये 4 जब इसको मिलेगा इस कंपैरेटर को, तो ये चेक करेगा 4 को इस 5.2 के साथ कंपेयर करेगा। तो 4 को अगर मैं 5.2 से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे चूंकि 4 जो है वो लेस है 5.2 से, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट जनरेट होगी वो 1 आएगी। उसके बाद मैं क्या क्या करूँगा, चूँकि ये 4 बिट कंपैरेटर था, तो यहाँ पे मुझे अपने ये जो 4 बिट्स हैं, इन चारों को 1 बाय 1 जो है वो चेंज करके देखना है कि क्या यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है। तो यहाँ पे उसके बाद अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास जो आउटपुट आई है वो 1 आई है। अब मैं इसको फिर चेंज करके देखूँगा, अपनी इस थर्ड बिट को चेंज करके देखूँगा। वो कैसे भला, वो इस तरह से 0, पहली बिट 0 सेम रहेगी, दूसरी बिट 1 सेम रहेगी, तीसरी बिट मैं चेंज करूँगा 0 से 1 कर दूँगा, और उसके बाद इस 0 को 0 जाने दूँगा। अब दोस्तों अगर मैं ये वाली वैल्यू भी जमाऊँ तो ये क्या है 0 110,
और जो कि 6 की बाइनरी है। तो यहाँ पे 6 जब जाएगा तो ये 6 मिला इस कंपैरेटर को, तो यहाँ पे आउटपुट आ गई 0। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो ग्रेटर होता है 5.2 से, लिहाजा आउटपुट आ गई 0। इसका मतलब है यहाँ पे हमने ये जो कॉम्बिनेशन दिया था ये ठीक नहीं है, हमें इस कॉम्बिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के अंदर क्या चेंज किया था, इस थर्ड बिट को चेंज किया था। तो लिहाजा मैं थर्ड बिट को वापस से 0 कर दूंगा, क्योंकि इस थर्ड बिट को चेंज करने से मेरे पास जो आउटपुट आई है वो रॉन्ग आई है। लिहाजा मैं इस थर्ड बिट को जो जिसको मैंने 1 किया था उसको दोबारा से मैं 0 कर दूंगा। बाकी जो बिट्स हैं उनको सेम एज रहने दूंगा 0, इसको 1 रहने दूंगा। और ये जो फोर्थ बिट है अब इसको मैं चेंज करके देखूंगा, मतलब इस फोर्थ बिट को मैंने क्या कर दिया 0 से 1 कर दिया, क्योंकि पीछे मैंने थर्ड बिट को चेंज किया था ना, अब मैंने फोर्थ बिट को चेंज कर दिया। तो यहाँ मेरे पास जो डिजिटल वैल्यू बनी है वो 0 101 बनी है। अब ये 0 101 जो है वो 5 की बाइनरी, 5 की जो है वो बाइनरी है। तो यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल जनरेट होगा वो 5 होगा। अब ये 5 जब इस जगह पे मिलेगा इस कंपैरेटर को, तो 5 चूंकि 5.2 से लेस होता है, यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो आउटपुट आई है वो भी 1 आई है, और यहाँ पे जो हमारे पास जो हमने कॉम्बिनेशन यूज़ किया था उसके अंदर चारों बिट्स को हमने 1 बाय 1 जो है चेंज भी कर लिया है। लिहाजा यही दोस्तों हमारा पास फाइनल आंसर है। तो बेसिकली इस सर्किट के अंदर जो है सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन एनालॉग टू डिजिटल सर्किट के अंदर बेसिकली आपने ये चीज़ गौर करनी होती है कि जो आपने कॉम्बिनेशन यहाँ पे जितनी बिट का प्रोवाइड किया ना, उसके अंदर तमाम की तमाम बिट्स को आपने 1 बाय 1 चेंज करना होता है, ठीक है? और जब आप तमाम की तमाम बिट्स को 1 बाय 1 चेंज कर लेते हो, उसके बाद जिस जगह पे आपका 1 आंसर आता है ना, उस वाला वो ही आपकी बेसिकली कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखें जो मैंने जब अपनी चारों बिट्स को 1 बाय 1 चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास जो आउटपुट आई है वो क्या आई है? 1 आई है। तो इसका मतलब यही मेरे पास करेक्ट कॉम्बिनेशन है, जो क्या है 0 1 0 1। इसका मतलब है यहाँ पे इस एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का जो करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है इस सिग्नल के लिए वो है जी 0 1 0। ठीक है, कि मतलब अगर आपके पास ये एनालॉग वैल्यू हो तो उसकी जो डिजिटल वैल्यू आती है करेक्ट वो है 0 1 0 1। तो देखिए मेरे पास एनालॉग सिग्नल था, उसको मैंने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों ये सर्किट काम करता है। ये इसकी सारी वर्किंग सर ने बताई हुई है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप इसको खुद भी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये वही टेबल है जो मैंने आपको सिखाया था, ऊपर बताया कि देखिए जो आपने वोल्टेज इन की है वो 5.2 5.2 5.2 है। बेसिकली ये आपके एनालॉग वो वैल्यू है जिसको आपने कन्वर्ट कर रहे थे। उसके बाद ये आपके पास वो आउटपुट है जो आप एज जो है ना कॉम्बिनेशन जो है यूज़ कर रहे थे अपनी तरफ से रैंडम। तो ये देखो आपने SAR मतलब सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन रजिस्टर के थ्रू जो आउटपुट जनरेट की थी वो थी 100 फर्स्ट टाइम, जिसकी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की जो आउटपुट आई वो आई 8, मतलब 1000 जो है वो 8 के बराबर होता है। यही आई थी ना हमारे पास फर्स्ट टाइम आउटपुट, और हमारे पास जो कंपैरेटर की आउटपुट आई वो 0 आई। फिर हमने जो है यहाँ पे थोड़ा बिट्स को चेंज किया, तो हमारे पास जो आउटपुट आई जो एनालॉग वैल्यू आई वो 4 आई, और जो हमारे पास कंपैरेटर की आउटपुट आई वो आई 1। उसके बाद फिर हमने अपनी बिट्स को चेंज किया, तो हमारे पास वैल्यू 6 आई जो कि आउटपुट 0 1 आ रही थी। उसके बाद फिर हमने अपनी बिट्स को चेंज किया, तो फाइनल हमारे पास आंसर आया एनालॉग का 5, और उससे हमारी जो आउटपुट है वो 1 आई। तो इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है कि अगर हमारे पास ये वाली एनालॉग वैल्यू हो तो उसका ये वाला डिजिटल जो है आंसर जो है वो बन रहा है। ठीक हो गया? अच्छा जी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट अगला टॉपिक है जी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एरर्स, के जब हम दोस्तों एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ एरर्स भी आते हैं। तो यहाँ पे उन एरर्स का नाम बताया गया। सबसे पहले हमारे पास 3 तरह के एरर्स हैं, एक है मिसिंग कोड एरर, दूसरा इनकरेक्ट कोड एरर, और तीसरा ऑफसेट एरर। अब हम इन तीनों एरर्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले दोस्तों मिसिंग एरर, मिसिंग कोड एरर। अब ये मिसिंग कोड एरर दोस्तों क्या होता है कि मान लो आपके पास एक एनालॉग वैल्यू है, उसको आपने डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो। तो फर्ज करो जीरो जीरो एनालॉग वैल्यू है, उसकी डिजिटल आंसर आया 0 0 0 और 0। फिर आपने एनालॉग वैल्यू दी 1, तो उसका डिजिटल आंसर आया 0 0 0 1, इस तरह से। फिर आपने 2 का आपने एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड किया, लेकिन इसका कोई आउटपुट जनरेट नहीं हुई। फिर आपने 3 प्रोवाइड किया, उसकी आउटपुट जनरेट हुई 0 0 1 1। तो आप अगर गौर करो दोस्तों कि आपने यहाँ पे होना ही चाहिए था कि जैसे जैसे आप एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो वैसे वैसे उसकी जो आउटपुट है वो जनरेट होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि रास्ते में एक वैल्यू ऐसी आई एनालॉग की जिसका उसने आउटपुट जनरेट की ही नहीं है। इसको दोस्तों हम कहते हैं मिसिंग कोड, कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल एक ऐसा था जिसकी हमारे पास कोई भी डिजिटल कोड जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोस्तों एरर, इस एरर को हम कहते हैं मिसिंग कोड एरर, कि मतलब कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं दरमियान में कि जिनका हमारे पास जो कन्वर्टर होता है वो डिजिटल कोड जनरेट नहीं करता। अच्छा, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारे पास दूसरा जो एरर है वो है इनकरेक्ट कोड। अब इनकरेक्ट कोड का क्या मतलब है? इनकरेक्ट कोड का दोस्तों मतलब ये है कि मान लो यहाँ पे कहता है हमारे पास मान लो एक एनालॉग वैल्यू 0 जिसका कोड आया 0 0 0 और 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आई 1 जिसका कोड आया 0 0 0 1। तीसरे एक वैल्यू आई 2
जिसका हमारे पास जो कोड है वो आया मान लो 0000। अब देखो अगर आप गौर करो तो ये जो कोड जनरेट हुआ है 000, ये तो जीरो एनालॉग वैल्यू का था, जबकि टू का ये वाला कोड तो होता ही नहीं है। टू का जो कोड जनरेट होना था वो था 0010, ये इसका ओरिजिनल कोड जनरेट होना था टू का। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो कोड जनरेट हुआ है वो इनकरेक्ट है, मतलब गलत कोड जनरेट हो गया है। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं इनकरेक्ट कोड एरर, कि जब हमारे पास एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कन्वर्टर होता है जो हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो वो जब कोड को कन्वर्ट कर रहा होता है ना, मतलब एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो कुछ टाइम ऐसे होता है कि वो कुछ वैल्यूज़ का जो कोड है वो गलत जनरेट कर देता है। जैसे यहाँ पे देखिए हो रहा है कि वैल्यू 2 थी लेकिन उसका जो कोड जनरेट किया वो 0 के अकॉर्डिंग हुआ है। तो ये क्यों होता है, ये उसने आगे रीज़न बताइए, कहते हैं ड्यू टू अ पार्टिकुलर बिट स्टक एट सम फिक्स्ड लॉजिक वैल्यू, कि जब हमारे पास यहाँ पे जो हमने वैल्यू प्रोवाइड की थी ना, उस वैल्यू के अंदर जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ना, उनके अंदर कुछ 1-2 ज़ीरो के अंदर वो हमारी जो वैल्यू है वो स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कोड है वो रॉन्ग जनरेट होता है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों इन्हीं को हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो पहले पहला जो आपने एरर पढ़ा वो कौन सा था, मिसिंग कोड एरर। मिसिंग कोड में क्या है कि हमारे पास जो कोड है कुछ इनपुट्स का कोड जो है वो जनरेट ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ये देखो हमारे पास यहाँ पे 7 का कोड जनरेट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो 8 का कोड जनरेट हुआ, लेकिन 9 का कोड जनरेट होने के लिए इसको ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन देखिए इसने 8 का कोड जनरेट किया लेकिन उसके बाद 9 का कोड जनरेट नहीं किया, डायरेक्ट 10 का कोड जनरेट कर दिया। तो मतलब दरमियान में जो ये 9 वाली बिट थी, 9 वाला जो सिग्नल था उसका कोड जनरेट किया ही नहीं है। तो ये सिग्नल बस वैसे अगर चेंज होता तो ये ऐसे बनना था जैसे मैंने बना के दिखाया, ये देखें ऐसे फिर ऐसे, लेकिन इसने यहाँ पे चूंकि कोड जनरेट नहीं किया, इसलिए देखें इसने 8 का जनरेट किया डायरेक्ट, उसके बाद 10 का कोड जनरेट कर दिया। तो दिस इज अ मिसिंग कोड एरर। उसके बाद आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इनकरेक्ट कोड कैसे होता है। ये देखो जरा, 0 का कोड जनरेट किया 0000, उसके बाद इसने 1 का कोड जनरेट किया, ये देखो 0001, तो ये देखो कोड जनरेट हुआ। उसके बाद जब 2 आया तो 2 के लिए उसने कोई कोड जनरेट नहीं किया, ये देखो फिर उसने दोबारा से 000 जनरेट कर दिया। फिर उसके बाद 3 जब आया, तो जब उसने 3 आना था तब उसने देखो फिर कोई कोड जनरेट नहीं किया, फिर कोड गलत जनरेट किया। मतलब यहाँ पे कोई प्रॉपर रैंडम, मतलब रैंडम आउटपुट आ रही है, कोई प्रॉपर हमारे पास कोड जनरेट नहीं हो रहे, जिसको हम कहते हैं इनकरेक्ट कोड जनरेशन। यहाँ पे जो कोड जनरेट हो रहे हैं वो इनकरेक्ट है, इसलिए इसको इनकरेक्ट कोड एरर कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, जो तीसरा एरर था वो था ऑफसेट एरर। अब ये ऑफसेट एरर क्या होता है दोस्तों, होना ये चाहिए कि देखें नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो एनालॉग सिग्नल होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो के बाद 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे स्टार्ट होता है ना, और यहीं से जीरो से हमारी जो है वो जब हम पहली वैल्यू जीरो प्रोवाइड करते हैं एनालॉग की, तो इसका डिजिटल कोड जनरेट होता है, फिर उसके बाद 1 का कोड जनरेट होता है। लेकिन दोस्तों हुआ ये कि जब हमने अपनी ये एनालॉग सिग्नल 0 1 2 3 प्रोवाइड किया अपने कन्वर्टर को, तो उसने क्या किया, उसने 0 और 1 को स्किप कर दिया, और जो डिजिटल सिग्नल है वो उसने 2 से जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। होना ये चाहिए था कि हमने जहाँ से उसको वैल्यू दी है वहीं से वो कोड जनरेट करना स्टार्ट करता, लेकिन इसने क्या किया, इसने पहली दो वैल्यूज को स्किप करके तीसरी जो एनालॉग सिग्नल था वहां से अपनी जो आउटपुट है वो जनरेट करना स्टार्ट किया। इसी को दोस्तों हम कहते हैं ऑफसेट एरर, कि जब हमारे पास जो कन्वर्टर है वो हमारी बिल्कुल इनिशियल जो वैल्यू है वहां से कोड जनरेट करना स्टार्ट ना करे, बल्कि कुछ वैल्यू स्किप करके फिर कोड जनरेट करना स्टार्ट करे, इसको हम कहते हैं ऑफसेट एरर। ठीक हो गया, तो ये आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर भी, देखो हमने जो इनिशियल वैल्यू थी वो जीरो थी, तो इसको चाहिए था ये जीरो से कोड जनरेट करता और 1 पे जाता, फिर 1 से 2 पे जाता, लेकिन देखिए इसने इसने कोड जनरेट कहाँ से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, मतलब पहले जो दो सिग्नल थे, पहले जो दो वैल्यूज थी उनको क्या कर दिया, स्किप कर दिया। दिस इज अ ऑफसेट एरर। तो ये दोस्तों जो तीन तरह के आपने एरर पढ़े हैं, मिसिंग कोड एरर, इनकरेक्ट कोड एरर और ऑफसेट एरर, ये तीनों एरर कब जनरेट होते हैं, जब आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हो। और इनमें जो पहले दो एरर है ना, मिसिंग कोड एरर और इनकरेक्ट कोड एरर, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। हाँ, आप ऑफसेट एरर को जो है वो ठीक कर सकते हो। क्लियर हो गया। अच्छा दोस्तों, तो आपने इन एरर्स के जो है वो नाम अच्छे से याद करने हैं और इनके आपको पता होना चाहिए कि ये वाला एरर क्यों जनरेट होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है जी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। पीछे हमने जो कन्वर्जन पढ़े थे वो एनालॉग टू डिजिटल थी, मतलब एनालॉग सिग्नल हमें प्रोवाइड किया जाता था, हमने उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होता था। लेकिन अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास डिजिटल सिग्नल होगा जिसको हमने एनालॉग में कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया जी, डिजिटल सिग्नल को किस तरह से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है डिजिटल बाइनरी सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू एनालॉग सिग्नल्स यूजिंग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। कि हमारे पास जो डिजिटल सिग्नल होता है अगर उसको हमने एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्टर का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या है, जनरली टू टाइप्स ऑफ डीए कन्वर्टर्स, मतलब जनरली जो है वो हमारे पास डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करने के लिए दो टाइप्स के जो है वो
कन्वर्टर यूज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं बाइनरी वेटेड इनपुट डीए और दूसरे को हम कन्वर्टर और दूसरे को हम कहते हैं R/2R लैडर डीए कन्वर्टर। अब हम बारी-बारी इन दोनों को पढ़ लेते हैं। तो पहला दोस्तों जो हमारे पास कन्वर्टर है जिसका नाम है बाइनरी वेटेड इनपुट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब एक ऐसा कन्वर्टर जिसको हम डिजिटल वैल्यू देंगे, ये हमारी उस डिजिटल वैल्यू को एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करके देगा। तो ये हमारे पास पहला कन्वर्टर है, लेकिन ये दोस्तों थोड़ा कम्प्लेक्स होता है, तो इसका बस आपने कंसेप्ट याद रखना है। अच्छा, ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये एक डायग्राम है, जिस डायग्राम में आपको दिखाया जा रहा है कि ये वो बेसिकली हमारे पास 4 बिट बाइनरी वेटेड इनपुट डीए कन्वर्टर है, जिसको हम डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और ये हमें एनालॉग सिग्नल प्रोवाइड करके देगा। अब ये किस तरह से वर्क करेगा, इसमें अगर दोस्तों आप गौर करो तो ये 4 बिट का कन्वर्टर है, मतलब इसको आप जो भी वैल्यू दोगे डिजिटल की वो 4 बिट की होगी। ऐसे दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट करें कि जितनी जितनी बिट को आपने कन्वर्ट करना है ना, डिजिटल सिग्नल की जितनी बिट को आपने एनालॉग में कन्वर्ट करना है, उतने ही यहाँ पे आपको रजिस्टर्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पे 4 बिट को चेंज करना है, तो यहाँ पे 4 जो रजिस्टर्स हैं वो हमारे पास पैरेलली जो है वो अटैच है। अगर मान लो यहाँ पे आपने 8 बिट्स को चेंज करना होता, तो यहाँ पे 8 जो है वो रजिस्टर्स लगे होते हैं तरतीब के साथ, ऐसी एक पैरेलली एक लाइन के अंदर, मतलब डिफरेंट लाइन्स के अंदर, सॉरी। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों आपने ये नोट करनी है कि ये जो बाइनरी वेटेड इनपुट डीए कन्वर्टर होता है ना, इसमें जो पहला रजिस्टर होता है ना, वो हमारे पास मान लो अगर 8 आर है ना, मतलब 8 का रजिस्टर लगा हुआ है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रजिस्टर लगेगा ना वो उसका हाफ होगा। मतलब ये आप देख सकते हो, पहला रजिस्टर जो है वो 8 का है, दूसरा रजिस्टर जो है वो 4 का है और तीसरा जो है वो 2 का है। तो देखो 8 का हाफ 4 होता है, तो यहाँ पे देखो 4 का रजिस्टर लगा हुआ है, 4 वैल्यू का। यहाँ पे 4 का हाफ जो है वो 2 होता है, तो यहाँ पे देखें 2 का रजिस्टर लगा हुआ है। 2 का हाफ 1 होता है, तो ये देखो 1 वैल्यू का यहाँ पे रजिस्टर जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास बाइनरी वेटेड इनपुट डीए कन्वर्टर होता है ना, इसमें सबसे पहले उतने रजिस्टर पैरेलल लगाए जाते हैं जितनी आपने बिट्स को चेंज करना है। दूसरा, इसमें जो पहला रजिस्टर जो भी लगा हुआ है उसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो रजिस्टर लगेगा वो उसकी हाफ वैल्यू का लगेगा। मतलब पहला अगर 8 का तो नेक्स्ट 4 का लगेगा, फिर 2 का लगेगा, फिर 1 का लगेगा। इस तरह से ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी बिट है ना वो हम प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे हम कुछ अपने इन रजिस्टर्स को कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। उन वो वोल्टेज जब इस रजिस्टर में से गुजरेंगे तो यहाँ पे कुछ करंट जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब करंट प्रोड्यूस करने का आपको पता है, करंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, आई इक्वल टू वी स्लैश आर। ये करंट फाइंड करने का फार्मूला है। और अगर आपने वोल्टेज फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला होता है वी इक्वल टू आई आर। वी इक्वल टू आई आर, ये वोल्टेज फाइंड करने का फार्मूला, तो आपको ये फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों अब यहाँ पे इस टेबल के अंदर ये दिखाया जा रहा है। अच्छा, पहले तो मैं आपको जनरल एक कंसेप्ट दे दूँ कि यहाँ पे जो भी आप वोल्टेज प्रोवाइड करोगे ना इस रजिस्टर को, वो कुछ वैल्यू जनरेट करेगा, मतलब कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये रजिस्टर जो है कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा, फिर ये रजिस्टर कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा और ये रजिस्टर कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा। अब फाइनली क्या होगा, ये चारों रजिस्टर के ऊपर जो भी करंट प्रोड्यूस होगी ना, जो भी करंट जनरेट होगी, उस तमाम करंट्स को, इन चारों की करंट्स को हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद वो मिल जाएगी इस वाले रजिस्टर को। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करने के बाद जो भी करंट आएगी वो जब इस रजिस्टर को मिलेगी, तो ये बेसिकली 1.6 के का रजिस्टर लगा हुआ है, मतलब 1.6 के ओहम का ये रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो भी करंट आएगी वो करंट बेसिकली इस रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मतलब मान लो अगर आपके पास यहाँ पे 0.78 एम्पेयर की करंट आ रही है, तो वो करंट इस 1.6 के एम्पेयर ओहम के रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है ना वोल्टेज का फार्मूला कहता है आई इंटू आर। मतलब यहाँ पे जो भी करंट जनरेट हुई है उसको आप अपने इस रजिस्टर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, जो जवाब आएगा वो बेसिकली आपके क्या होंगे, वोल्टेज होंगे। तो यहाँ पे जो भी दोस्तों वोल्टेज प्रोवाइड होंगे, तो मतलब एज ए आउटपुट आएंगे, वो बेसिकली आपके पास एनालॉग के अंदर होंगे, डिजिटल में नहीं होंगे। क्योंकि डिजिटल में आपको पता है डिजिटल में सिर्फ 2 ही वैल्यू होती हैं, 0 या 1। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के बाद करंट को और इस रेजिस्टेंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी आपके पास वोल्टेज आएंगे ना यहाँ पे एज ए आउटपुट, वो एनालॉग के अंदर होंगे। तो ये तरीका दोस्तों एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने का। अब यहाँ पे ये टेबल दिखाया जा रहा है, ये टेबल बेसिकली वही है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखें, फर्स्ट इनपुट में हमने क्या किया, फर्स्ट इनपुट में हमने ये किया कि अपने इन चारों रजिस्टर को जो वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं वो कौन से प्रोवाइड किए हैं, 0, मतलब जो वैल्यू डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड किया है ना वो 0 और 0 और 0 और 0 है। जब दोस्तों आप 0 वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी मतलब वोल्टेज नहीं है, मतलब 0 वोल्टेज है, 0 वोल्टेज है, यहाँ पे भी 0 वोल्टेज है और यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। जब यहाँ पे दोस्तों आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, मान लो 1, मान लो जैसे आपने ये वाला कम्बिनेशन प्रोवाइड किया, जैसे लेट्स ये वाला कम्बिनेशन प्रोवाइड किया। अब इस कम्बिनेशन का क्या मतलब है, इस कम्बिनेशन का बेसिकली मतलब ये है कि ये देखो जरा, 0 0 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे भी वैल्यू 0 प्रोवाइड किया आपने, यहाँ पे बिट 0, यहाँ बिट जो है वो 1 है और ये बिट जो है वो 0 है। अब ये जहाँ पे 200 बिट 1 हो गया, उसका मतलब यहाँ पे आपने 5 वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। कितने वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं,
5 वोल्टेज प्रोवाइड किए हैं। फिर वो जो भी वोल्टेज होंगे ना वो डिवाइड होंगे आपकी रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो बेसिकली आपकी करंट होगी, और वो करंट को आगे हम इन चारों करंट्स के साथ आपस में प्लस कर देंगे। तो यही यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो भी यहाँ पे आप इनपुट दोगे, जहाँ पे इनपुट 1 होगी ना, उस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे आपको पता है कि जिस भी लाइन को हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हैं वहाँ पे 0 वोल्टेज होते हैं, और जिसको हम नॉर्मल लाइन से कनेक्ट करते हैं वहाँ पे पॉजिटिव 5 जो है वोल्ट्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जब हमने फर्स्ट टाइम 0 0 0 प्रोवाइड किया तो यहाँ पे हमारे तमाम के तमाम जो रजिस्टर थे उनके ऊपर 0 0 वोल्टेज आए। उन 0 0 वोल्टेज की वजह से जो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होगी वो भी चूंकि 0 होगी, तो लिहाजा यहाँ पे जो हमारे पास फीडबैक रजिस्टर्स है उसमें से 0 एम्पेयर के जो करंट है वो पास होगी। जब 0 एम्पेयर की करंट पास होगी तो यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे वो भी 0 होंगे। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आपने जो वैल्यू प्रोवाइड की, इसका मतलब क्या मतलब है 0 0 1 1। इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप यहाँ पे जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो उसमें आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड जो रजिस्टर है ना, उसमें से जो वोल्टेज गुजरेंगे ना पॉजिटिव 5 के वोल्टेज जब गुजरेंगे तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी वो होगी 1.25 की करंट प्रोड्यूस होगी आपके सेकंड रजिस्टर में से, और जो आपका फर्स्ट रजिस्टर है उसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगी वो होगी 0.625 एम्पेयर की। अब इन दोनों करंट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी करंट यहाँ प्रोड्यूस हो चारों चारों रजिस्टर की, उनको आपस में हमने प्लस कर देना। तो मतलब 0 + 0 + 1.25 + 0.625 इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास जो करंट आएगी वो आएगी 1.875। अब ये जो करंट है जब ये इस फीडबैक रजिस्टर में से गुजरेगी तो यानी उसकी जो रेजिस्टेंस है 1.6 के ओहम, उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी। जब मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। लेकिन यहाँ पे हर वैल्यू के साथ माइनस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो आप करंट गुजार रहे हो ना वो आप इस इन्वर्टेड इनपुट सिग्नल से गुजार रहे हो, मतलब पॉइंट से गुजार रहे हो। तो यहाँ पे जब इन्वर्टेड से ये गुजरेगा तो वो जो भी हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होंगे वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ लगी बात की ये नेगेटिव क्यों आया? ठीक हो गया। तो ऐसे दोस्तों ये बाकी भी तमाम टेबल ऐसे ही जो है वो बताया हुआ है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा, दूसरी जो टाइप पढ़ी है वो थी R/2R लेडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब दोस्तों ये कन्वर्टर में और ऊपर वाले कन्वर्टर में क्या डिफरेंस है? जो दोस्तों ऊपर वाला कन्वर्टर है ना वो थोड़ा कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि उसमें हम डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। मतलब हमारे पास वहाँ पे मुश्किल ये है कि हमें यहाँ पे कहा गया है कि जो भी आपने फर्स्ट रजिस्टर यूज़ किया ना उसका हाफ नेक्स्ट, उसका हाफ नेक्स्ट, उसका हाफ नेक्स्ट, इस तरह से आपने रजिस्टर जो है वो यूज़ करनी है। तो इस तरह हाफ हाफ साइज़ के जो वैल्यू के जो रजिस्टर्स हैं वो उनको पहले आइडेंटिफाई करना फिर उनको ढूंढना ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने दूसरी टाइप का जो है इस्तेमाल किया। इस टाइम में क्या होगा, इस टाइम में दोस्तों हम नाम से ज़ाहिर हो रहा है R/2R, मतलब इसमें जो रजिस्टर यूज़ होंगे ना वो दो तरह के होंगे। या तो वो 1 वैल्यू के रजिस्टर होगा या वो 2 वैल्यू का जो है वो रजिस्टर होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने भी डिजिटल बिट्स को हासिल करने के लिए जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं वो सारे के सारे 2R के रजिस्टर्स हैं, 2R वैल्यू के रजिस्टर्स हैं, ये देखो। और जो ग्राउंड से रजिस्टर कनेक्ट है वो भी 2R का है, लेकिन जो बाकी रजिस्टर्स लगे हुए हैं वो सारे के सारे R रजिस्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें मतलब जिसमें वैल्यू जो है वो 1 है। क्लियर हो गया? तो इस तरह दोस्तों ऊपर वाला जो सर्किट है उसमें थोड़ी कम्प्लेक्सिटी है, ये कि वहाँ पे हमें डिफरेंट साइज़ के जो है वो रजिस्टर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जबकि यहाँ पे देखें सिर्फ 2 ही साइज़ के रजिस्टर हैं, या तो वो R रजिस्टर है या वो 2R का रजिस्टर है। अब यहाँ पे भी सेम वही तरीका है कि यहाँ पे भी आप जो है अपनी जो भी 4 बिट्स हैं वो प्रोवाइड करोगे। मान लो 0 0 0 और 0, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 जो वोल्टेज हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे। जब 0 वोल्टेज प्रोवाइड किए जाएँगे तो यहाँ पे जो करंट प्रोड्यूस होगी वो भी 0 एम्पेयर 0 एम्पेयर 0 एम्पेयर और 0 एम्पेयर की होगी। लेकिन जिस जिस आप यहाँ पे रजिस्टर की वैल्यू को 1 कर दोगे ना, मतलब यहाँ पे बिट जिस बिट को 1 कर दोगे इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज जो है वो मतलब गुजरेंगे इस रजिस्टर में से। फिर वो जो पॉजिटिव 5 वोल्टेज है वो इस रेजिस्टेंस के साथ डिवाइड होंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास करंट होगी। वो करंट और इन तमाम के तमाम करंट्स को आपस में हम प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद यहाँ पे वो करंट इस हमारे पास RF यानी फीडबैक रजिस्टर में से गुजरेगी, और यहाँ पे जो भी हमारे पास करंट मतलब करंट गुजरेगी वो इस फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वोल्टेज आ जाएंगे, और वो वोल्टेज हमें यहाँ पे हासिल होंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह दोस्तों ये भी सर्किट जो है वो ऊपर वाले सर्किट की तरह ही वर्क करेगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है इसमें और उस ऊपर वाले में कि ऊपर वाले में हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर थे, यहाँ पे सिर्फ 2 ही टाइप के जो है वो रजिस्टर हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे करंट को फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पे सर ने देखें बताया हुआ है, I = V/R। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों जो ऊपर वाला सर्किट है R/2R लेडर रजिस्टर वाला,
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर वाला। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए डिफरेंट तरह के जो कॉम्प्लेक्स यूज़ हुए हैं और जो हमारे पास सर्किट है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। हमने इसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को थोड़ा सिंपलीफाई कर दिया। सर्किट वही है, देखिए सर्किट अभी भी वही है, सिर्फ फ़र्क इतना आया कि जिस रजिस्टर के अब हमने सिर्फ नई टेक्नीक ये अप्लाई की है कि जिस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू 1 आएगी ना, मतलब बिट 1 बिट आएगी, उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, पॉजिटिव 5 वोल्ट के साथ। और जिसके ऊपर हमारे पास वैल्यू आएगी ना 0, जिसके ऊपर 0 वैल्यू आएगी जिस रजिस्टर के ऊपर, उसको हमने ग्राउंड के साथ जो है कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिर्फ इतना फ़र्क आया। मतलब अभी भी सर्किट वही है, सिर्फ फ़र्क इतना आया है कि उसको थोड़ा-सा हमने क्या कर दिया है, थोड़ा-सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि हमने कहा अब क्या बार-बार हम ऊपर से 0 वैल्यू प्रोवाइड करें। तो हमने यहाँ पे एक ही सिंपल दफ़ा क्या कर दिया कि जिस रजिस्टर के ऊपर बिट जो है वो 0 है, बिट जो है वो सॉरी जिस भी रजिस्टर के ऊपर हम बिट अगर 1 प्रोवाइड करेंगे तो उसको हमने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव 5 वोल्ट से। और जिन रजिस्टर्स के ऊपर हमें पता है कि यहाँ पे वैल्यू 0 आनी, तो उनको हम जो है डायरेक्ट ग्राउंड के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया। तो ये थोड़ा सिंपल हो गया सर्किट। अब अगर आपने इसी सर्किट को थोड़ा और सिंपल करना हो तो ये देखें, उसका मज़ीद सिंप्लीफाइड कर दिया हमने इस सर्किट को कि यहाँ पे अब हम अपने जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है उसको पॉजिटिव इतने वोल्टेज जो है प्रोवाइड करेंगे और बाकी जो हमारे पास रजिस्टर था उसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये देखें, ये हमारे पास R/2R लेडर जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, जिसकी ये फाइनल सर्किट डायग्राम है, जिसको हमने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है। मतलब ये वही सर्किट है जो ऊपर हमने अभी भी पढ़ा है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। हमने उसको सिंप्लीफाई करते यहाँ पे ले आए कि मतलब देखें कितना सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसका भी सेम तरीका वही होगा कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज प्रोवाइड किए गए हैं वो इन डिस्टेंस में से गुजरेंगे। जब इन तमाम डिस्टेंस में से गुजरेंगे तो यहाँ पे जो भी करंट जनरेट होगी वो करंट मिलेगी इस हमारे फाइनल फीडबैक रजिस्टर को। इस फीडबैक रजिस्टर को जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट इसमें से गुजरेगी, वो करंट इस फीडबैक रजिस्टर की रेजिस्टेंस में से के साथ मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे जो भी आउटपुट वोल्टेज आएंगे वो यहाँ पे हमें वी आउट के ऊपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ पे हमने वैल्यू जो है वो इसमें दी, डिजिटल में दी, और हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो किसमें मिल रहे हैं, एनालॉग के अंदर मिल रहे हैं। तो ये आगे उसका टेबल दिखाया जा रहा है कि जब हमने इनपुट वैल्यू 000 मतलब चारों बिट्स जब 0 0 देंगे तो हमारे पास वोल्टेज जनरेट होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और हमारे पास जो करंट गुजरेगी किसमें से, उसमें से आपकी रजिस्टर फीडबैक रजिस्टर में से, वो क्या होगी, वो भी 0 होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंट हमें वैल्यू जो है वो दिखाई जा रही हैं। यहाँ पे अब जो भी करंट प्रोड्यूस होगी उस करंट के थ्रू हमने जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस किए हैं वो ये वाले वोल्टेज प्रोड्यूस किए हैं। ठीक हो गया? तो ऐसे ही सामने ये पूरा टेबल दिखाया, जैसे मैंने ऊपर वाला टेबल आपको समझाया था वैसे ये भी सेम टेबल है। बाकी इसको ज़्यादा रटा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन कंसेप्ट बस बस इतना ही था कि आपको इन मेन जो चीज़ थी वो इन आपको कन्वर्टर्स के नाम याद हों और थोड़ी सी आपको बस इसकी वर्किंग याद हो कि ये अगर मान लो आपको टेबल पेपर में दिया जाता है तो आपको पता होगा यहाँ पे अगर आप ये बिट्स प्रोवाइड करते हो 0 तो उसका क्या मतलब है, और अगर आप बिट 1 प्रोवाइड करते हो उसका क्या मतलब है। तो वो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे 0 होगा इसका मतलब वहाँ पे 0 वोल्टेज है और जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे पॉजिटिव 5 वोल्टेज है। बस आपने इस कंसेप्ट को बस याद रखना है, बाकी ये सारा रटा लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो फार्मूले बताएं आपको वोल्टेज फाइंड करने का और करंट फाइंड करने का, वो फार्मूले आपने याद रखने हैं। बाकी ये टेबल पूरा लगाने की जरूरत नहीं है, इस टेबल को आप छोड़ सकते हैं, ये टेबल सिर्फ आपको समझाने के लिए है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट लास्ट में हमारा टॉपिक आ जाता है परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की। जब दोस्तों हम अपने डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, उन खसूसियात को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली जो खसूसियत है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन दोस्तों क्या होता है, रेजोल्यूशन ये होती है कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स आप डिजिटल की कन्वर्ट करोगे उसको हम जो है वो रेजोल्यूशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मान लो अगर आप 4 बिट कन्वर्ट करने जा रहे हो, यहाँ यहाँ पे सामने एग्जांपल दी हुई है। जैसे अगर मान लो आपने 4 बिट डिजिटल की एनालॉग में कन्वर्ट करनी है तो इसका मतलब उसके कितने, सबसे पहले आप ये देखोगे कि जितनी आप बिट्स चेंज करने जा रहे हो उसके पॉसिबल कितने कम्बिनेशन बनेंगे। तो दोस्तों अगर आप 2 की पावर उतनी लो जितनी आपने बिट्स चेंज करनी है, तो अगर मान लो आपने 4 बिट्स चेंज करने जा रहे हो तो इसका मतलब इसके पॉसिबल कम्बिनेशन कितने बनेंगे, 16। मतलब 0 से लेकर 15 तक इसके कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे आया आ रहा ना, वो आप उसको आप डिवाइड कर दोगे 1 के ऊपर। उसको आप क्या कर दोगे, अगर आपने करेक्ट रेजोल्यूशन फाइंड करनी है ना अपने इस सर्किट की या कन्वर्टर की, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जितनी बिट्स को आप चेंज कर रहे हो उतनी आप 2 की पावर दो, जो आंसर आएगा इसका मतलब उतने आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने हैं। अब उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जो आपको पॉसिबल वैल्यू थी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू थी, उसको आप 1 पे डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास दोस्तों परसेंटेज के अंदर जो क्या आ जाएगी, रेजोल्यूशन आ जाएगी उस कन्वर्टर की। ऐसे ही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि अगर मान लो आपने 8 बिट को चेंज करना हो तो 8 बिट को आप क्या करोगे, इसकी रेजोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो मतलब कहने का सिंपल इन अदर वर्ड ये है कि रेजोल्यूशन क्या होती है कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स को आपने कन्वर्ट करना है वो बेसिकली आपकी क्या कहलाती है,
रेजोल्यूशन कहलाती है। आगे से उसकी परसेंटेज फाइंड करने के लिए फिर आपको उसको सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे मान लो अगर आपने 8 बिट को सॉल्व करना है तो मतलब 8 बिट को आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने अगर इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, रेजोल्यूशन फाइंड करनी है इन परसेंटेज, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इस देखना पड़ेगा कि इस 8 बिट के पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे 2 की पावर 8 अगर लें तो यहाँ पे इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनते हैं 64। तो मतलब वो बन रहे हैं 0 से लेकर 63 तक। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 63। तो 63 को आप 1 पे डिवाइड कर दोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी किसकी, रेजोल्यूशन की। तो ये दोस्तों रेजोल्यूशन फाइंड करने का तरीका है। और ये रेजोल्यूशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया कि जितनी नंबर ऑफ बिट्स को आप कन्वर्ट करते हो डिजिटल टू एनालॉग के अंदर, उसको हम उस कन्वर्टर की रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है अगला अगला जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी दोस्तों क्या होती है, एक्यूरेसी ये होती है कि जो हम आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हमारी एक्चुअल आउटपुट भी वही है। अगर तो जो आउटपुट हम मान लो, जब वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी जो आउटपुट आएगी वो 20 वोल्ट्स आएंगे, कितने आएंगे 20 वोल्ट्स आएंगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ 20 हमारे पास जो वैल्यू है वो 20 आएगी, मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था। लेकिन जो मेरे पास आउटपुट आई वो कितनी आई, मान लो 50 आई, तो इसका मतलब हमारे पास ये एक्यूरेसी ठीक नहीं आई, क्योंकि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो 20 थी। अब 20 के नियर या तो 20 मतलब 19 हो, या एक्चुअल 20 हो, या 21 हो, मतलब उसके नियर 3 हो, तो फिर तो ठीक है कि ठीक है जी हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल ठीक आई है। लेकिन अगर मान लो बहुत ज़्यादा हमारे पास वैल्यू जो बहुत बड़ी आ गई है, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट की थी उससे बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, या उससे बहुत छोटी वैल्यू आ गई है, तो इसका मतलब है आपके कन्वर्टर की जो एक्यूरेसी है वो ठीक नहीं है। समझ आएगी बात की। तो यही यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद उसमें नेक्स्ट आ जाता है लीनियरिटी। ये लीनियरिटी क्या होती है दोस्तों, लीनियरिटी ये होती है कि जैसे जैसे हम लीनियर डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारे पास एनालॉग वैल्यू है वो भी वैसे ही लीनियर प्रोड्यूस होनी चाहिए। मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड किया 0, ठीक है 0 प्रोवाइड किया, तो उसकी अगर मान लो आउटपुट आ रही है 5, ठीक है। और उसके बाद मैंने मान लो दूसरा सिग्नल डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड किया 1, और उसकी एनालॉग वैल्यू आ रही है मान लो 10, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर चलो 15 कर दो, 15 कर दो, उसकी एनालॉग वैल्यू क्या आ रही है 15 आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ आपकी फर्स्ट एनालॉग वैल्यू सेकंड एनालॉग आउटपुट में कितना डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। अब होना ये चाहिए कि जब आपने थर्ड डिजिटल वैल्यू दोगे तो उसके आउटपुट कितनी आनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 24 या 25 तकरीबन इतनी आनी चाहिए, मतलब मान लो 25 आनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो आउटपुट है वो आती है मान लो 50, थर्ड जब आपने वैल्यू यहाँ पे दी, डिजिटल वैल्यू दी 2, जो कि आप सीक्वेंस से देखो दे रहे हो लीनियर, आप लीनियर ही चल रहे हो ना, 0 से आपने 1 पे गए, 1 से आप 2 पे गए, देखो आपकी जो डिजिटल वैल्यू है वो लीनियर तरीके से जो है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो आउटपुट है, अगर मान लो वो लीनियर तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही, मतलब जैसे पहली वैल्यू आई 5, फिर उसके बाद 15, अब होना चाहिए था कि नेक्स्ट वैल्यू 25 आती, लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है 50, इसका मतलब है हमारी जो डिजिटल से एनालॉग की वैल्यू आई है, कन्वर्जन के अंदर जो आउटपुट आई है वो लीनियर तरीके से नहीं आई। तो ये दोस्तों यहाँ पे लीनियरिटी का मतलब होता है कि जो जैसे जैसे लीनियर अंदाज में हमारा डिजिटल सिग्नल मतलब जो डिजिटल इनपुट है, जैसे जैसे वो लीनियर अंदाज में इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो एनालॉग की आउटपुट आएगी वो भी लीनियर अंदाज में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का क्या मतलब है, मोनोटोनिसिटी का दोस्तों मतलब ये है कि जो हमने डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड की है, जब वो अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बिटवीन होगी ना, तब हमारे पास एनालॉग वैल्यू जनरेट होनी चाहिए। मान लो हमने कहा कि हमारे पास जो डिजिटल वैल्यू है ना, जब वो टू से लेकर 25 के बिटवीन होगी ना, फिर हमारे पास जो है वो डिजिटल वैल्यू, सॉरी एनालॉग वैल्यू जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए। लेकिन अगर दोस्तों आपकी जो मिनिमम वैल्यू है, ये रेंज है, और ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर इस मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज के अंदर ही आपका जो कन्वर्टर है वो आपकी डिजिटल टू एनालॉग की वैल्यू कन्वर्ट करके देता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। लेकिन अगर दोस्तों आपकी जो वैल्यू है वो आपकी मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज से हट जाती है, मतलब इससे बाहर निकल जाती है, इसकी रेंज के अंदर आपको ठीक से आउटपुट जनरेट करके नहीं देती, तो इसका मतलब है आपकी जो मोनो टोनिस्टी है वो बिल्कुल ठीक से वर्क नहीं कर रही। क्लियर हो गया बात, इस बात की समझ आई है। मोनोटोनिसिटी का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपने जो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट की हुई है डिजिटल सिग्नल की, आपकी जो कन्वर्जन है वो इसी की रेंज के बिटवीन होनी चाहिए, इससे मतलब हट के ना हो। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आ जाता है सेटलिंग टाइम। ये सेटलिंग टाइम क्या होता है, सेटलिंग टाइम को आप समझ लेते हैं। सेटलिंग टाइम दोस्तों ये होता है कि फ़र्ज़ करें हमने एक डिजिटल वैल्यू प्रोवाइड की 2, ठीक है। जब ये वैल्यू 2 हमने प्रोवाइड की एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब तक हम इस वैल्यू को जो है वो
थोड़ी देर के लिए होल्ड नहीं रखेंगे तब तक हमारे पास जो एनालॉग वैल्यू है वो जनरेट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि होल्ड करोगे ना थोड़ी देर के लिए, आप इसको होल्ड रखोगे, मतलब इसको होल्ड का मतलब होता है स्टॉप करना, थोड़ी देर के लिए आप रुकोगे तो फिर ही आपके पास एनालॉग वैल्यू जो है वो जनरेट होगी। लेकिन अगर मान लो आप ऐसे कर रहे हो, पहली वैल्यू वैल्यू आपने दी 2, फिर साथ ही 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, मतलब आप वैल्यू जो डिजिटल वैल्यू जिसको आपने चेंज करना है एनालॉग के अंदर, अगर आप उसमें कोई डिले नहीं लेके आते, मतलब कंटिन्यूअसली चेंज कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते जा रहे हो, तो जनाब जो आपका कन्वर्टर है वो कैसे कन्वर्ट करेगा? क्योंकि आप इसको जो वैल्यू आपने प्रोवाइड की है वो उसमें वैल्यू में थोड़ा-सा गैप दोगे, थोड़ा-सा डिले दोगे तो फिर अगला कन्वर्टर आपका वर्क करेगा ना। क्योंकि आपको पता है जो सिस्टम सर्किट्स होते हैं, वो आप जब उनको इनपुट प्रोवाइड करते हो तो थोड़े से डिले के बाद आपको वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो लिहाज़ा यहाँ पे जो भी आप एज़ ए इनपुट डिजिटल सिग्नल प्रोवाइड करोगे, उसको आप थोड़े डिले के बाद चेंज करोगे। ताकि हमारे पास जो कन्वर्टर है वो ईज़िली कन्वर्जन करने के बाद हमें जो एनालॉग सिग्नल है वो प्रोड्यूस करके दे दे। और मोस्टली यहाँ पे जनरली दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे पास डिजिटल जो एनालॉग कन्वर्टर होता है ना, वो मोस्टली 20 मिलीसेकंड का टाइम रहता है। मतलब इतना डिले होना चाहिए। मतलब आपकी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के दरमियान डिले जो है मिनिमम 20 मिलीसेकंड का होगा, तो फिर ही आपके पास जो आउटपुट है वो जनरेट होगी। अगर आप बहुत ही इस टाइम से जल्दी अपनी ये जो इनपुट है इसको चेंज करते जाओगे, तो आपके पास जो आउटपुट है वो जनरेट ठीक तरीके से नहीं होगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो लेक्चर है वो एंड होता है, और इसी लेक्चर के साथ हमारी जो लेक्चर सीरीज़ है CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की, ये भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर सीरीज़ की बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके जो पेपर हैं वो बहुत ही ईज़ी वे में हो। और इंशाल्लाह इसी के साथ मैं आपको ये भी खुशखबरी सुना दूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको आज ही या कल सुबह फर्स्ट टाइम आपको इसके ऊपर पूरी प्रिपरेशन वीडियो भी अपलोड करूँगा, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि कौन-कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। और उन्हीं के साथ आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई सर्किट आता है बनाने के लिए, तो आप सर्किट किस तरह से पेपर के अंदर बना सकते हो और कैसे उसे एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो या एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर में पेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी बातें इंशाल्लाह हम अपनी प्रिपरेशन वीडियो में देखेंगे, और उसी के साथ ये जो हाइलाइटेड हैंडआउट्स हैं ये भी इंशाल्लाह मैं अपनी प्रिपरेशन वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।